टॉपिक है जो एक मेजर टॉपिक है, ये हर साल ही पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा जाता है ये सवाल। चैप्टर 5 के चंद ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो ना पूछे जाएं, उनमें से एक कॉपर मेटल है, मेजर टॉपिक भी है, चैप्टर 5 का अक्सर ही पूछा जाता है। कॉपर मेटल की एक्सट्रैक्शन के हवाले से चीज़ों का हमें डिस्कस करना है। हमारे पास बहुत सारी मेटलर्जी की टाइप्स होती हैं, उनमें कॉपर मेटल की एक्सट्रैक्शन जो है वो पायरो मेटलर्जी कहलाती है, मतलब आग के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ ये काम करवाया जाता है। तो हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ मेटलर्जी की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लें जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रा उनको डिस्कस कर लें पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। रोस्टिंग का अमल क्या होता है? जैसे हम कंबस्शन पढ़ते हैं कि एयर की मौजूदगी में किसी चीज़ को हीट करना, तो वैसे ही मेटल के जो ओर्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, उनको जब हम एयर की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करते हैं, यकीनन ऑक्साइड्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो इस अमल को मेटलर्जी में रोस्टिंग का अमल कहा जाता है। काइंड ऑफ कंबस्शन जैसे हम कह रहे हैं, वैसे ही मेटलर्जी में ये अमल रोस्टिंग का कहलाता है। अच्छा, स्मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है? स्मेल्टिंग का मतलब ये कि वो जो कंपाउंड है हमारे पास, जो ओर है, उसको हम हीट करते हैं। कितना हीट करते हैं? उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कई गुना ज़्यादा हीट करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास वो या तो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है और या फिर वो इवन मेटल्स ही में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्मेल्टिंग अमल क्या है कि किसी भी ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना, जिसके नतीजे में या तो वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो एलिमेंटल स्टेट के अंदर भी जा सकते हैं, और अभी इस बात को हम डिस्कस भी करेंगे। गैंग क्या होता है? गैंग बेसिकली क्या है? देखें, ओर के अंदर दो बेसिक चीज़ें हैं। ओर के अंदर दो बेसिक चीज़ें क्या हैं? एक तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो डिज़ायरेबल मेटल है, जो चीज़ हमें हासिल करनी है, वो है ना, मेन इंग्रेडिएंट जिसे हम कहें, और साथ ही साथ उसके कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, है ना। तो ओर के अंदर एक तो डिज़ायरेबल सब्सटेंस है और एक अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है। जैसे एक प्रोडक्ट होती है, वैसे बाय प्रोडक्ट होती है। तो प्रोडक्ट की अहमियत होती है, बाय प्रोडक्ट की अहमियत नहीं होती है ना। तो वो जो ओर का साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऑफ द ओर है, उसे गैंग कहा जाता है ना। उसे क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। गैंग क्या है हमारे पास? वो जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है ना, उसको हम गैंग कहते हैं। मतलब शादी हुई ना, जहेज़ भी और दुल्हन भी, तो इसमें जो गैंग है ना, अब वो आप समझ जाएं वो कौन है ना। जो गैंग है वो आप समझ जाएं कौन है, ठीक है। अच्छा, स्लैग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक टर्म है जो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। स्लैग क्या होता है? स्लैग एक बाय प्रोडक्ट है ना, मेटलर्जी के प्रोसेस के दौरान बाय प्रोडक्ट है, तो वो तो गैंग भी है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? स्लैग ऐसी बाय प्रोडक्ट है जो ग्लासी अपीयरेंस रखती है ना, ग्लासी अपीयरेंस रखती है, और ये लो डेंसिटी होती है। क्या मतलब? जब कभी भी हम कोई प्रोसेस कर रहे होंगे तो वो जो बाय प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, या बाय प्रोडक्ट जो उसके अंदर मौजूद थी, जो गैंग था ना, गैंग जो रिएक्ट करके अनडिज़ायरेबल बाय प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्लैग, है ना। गैंग जो रिएक्ट करता है, ओर को छोड़ देता है, और गैंग रिएक्ट करके जो बाय प्रोडक्ट बनाता है, जो ग्लासी अपीयरेंस रखता है, वो स्लैग होता है। क्योंकि डेंसिटी कम होती है, तो ये मोल्टन ओर पे ऊपर की जानिब तैर रहा होता है ना। स्लैग जो होता है वो ग्लासी सब्सटेंस लो डेंसिटी रखता है, और ये ऊपर की जानिब तैरता है। कीमती चीज़ नहीं है, प्रोडक्ट उससे नीचे की तरफ मौजूद है। अच्छा, अब इसमें फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स के बहुत सारे माने हैं, प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेज हैं, है ना। फ्लक्स हम यहाँ पे या इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स क्या है? स्लैग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लक्स क्या कहता है? गैंग और फ्लक्स मिलके स्लैग बनाते हैं, है ना। गैंग और फ्लक्स मिलके क्या कहते हैं? स्लैग बनाते हैं। अच्छा, मेटलर्जी में आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला फ्लक्स क्या होता है? सिलिका, SiO2, सिलिका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज अ फ्लक्स। क्या करता है? ये गैंग के साथ स्लैग बना लेता है, सिलिका, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है जो मैटे हम इस्तेमाल करते हैं। मैटे क्या चीज़ है?
बच्चों मेटल के सल्फाइड्स को, है ना, मेटल के सल्फाइड्स को, मेटल का सल्फाइड के साथ जो कंपाउंड है, मेटल के सल्फाइड्स को, जो मोल्टन मेटल सल्फाइड्स हैं उन्हें मेटलर्जी के अंदर मैटे कहा जाता है, यानी मोल्टन मेटल सल्फाइड्स को मैटे कहा जाता है। और यही वो सबसे अहम चीज़ है जिससे मेटल बाहर निकाला जाता है बाद में, अगले स्टेप में हम उससे मेटल हासिल कर रहे होते हैं। यानी मेटल हासिल करने से पहले का जो पार्ट है, जो सब्सटेंस है, उसे मैटे कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम ज़रा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की तरफ जाएँ। और कौन सी इस्तेमाल करते हैं भाई? कॉपर पायराइड, CuFeS2, कॉपर पायराइड इस्तेमाल करते हैं ये और, ठीक है ना। पहला हिस्सा क्या होता है? पहले हिस्से के अंदर हम क्या करते हैं? क्रशिंग करते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनको रिएक्ट करवाना आसान हो। पढ़ा था हमने स्मॉलर पीसेस का, पाउडर स्टेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, लिहाजा रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या करते हैं? फिर कंसनट्रेट करते हैं। कंसनट्रेट कैसे करते हैं? हम चाहते हैं भाई इसके अंदर जो इम्प्यूरिटी वगैरह है उसकी मिकदार कम से कम हो और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब उसको कैसे करते हैं? ये फ्लोटिंग प्रोसेस करते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है? हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं पाइन ऑयल, है ना। पाइन ऑयल क्या होता है? पाइन ऑयल और पानी का मिक्सचर है ये। हम क्या करते हैं? ये जो पाउडर्ड क्रश्ड ओल थी जिसके अंदर हमारा मेन इंग्रेडिएंट गैंग भी मौजूद था, हम इसे पाइन ऑयल और ओर के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करके इसको हिलाते हैं, है ना। अच्छी तरह से उसे मिक्स करते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ये चीज़, वो जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गैंग से अलहदा हो जाता है ना। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पानी से अलहदा हो जाता है ना। मतलब वो क्या होता है? और जो है वो पाइन ऑयल में चली जाती है, और जो है वो पाइन ऑयल में चली जाती है, और जो गैंग है वो पानी में बैठ जाता है, और पाइन ऑयल में चली गई। ऑयल क्योंकि ऊपर की तरफ तैर रहा होता है, लिहाजा वो और उसके ऊपर उसकी फ्रोथ सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग प्रोसेस। ठीक है ना। यानी और आ गई पाइन ऑयल के अंदर। अब पाइन ऑयल में से हम मुख्तलिफ तरीक़ों से और को बाहर निकाल लेते हैं। और अब क्या कहते हैं? अब इसे रोस्टिंग का अमल कहते हैं। बताया था अभी रोस्टिंग अमल क्या है? रोस्टिंग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की मदद से जला देते हैं। इससे क्या होता है? इसमें मौजूद जितनी चीज़ें होती हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अगर सल्फ़र मौजूद था इम्प्यूरिटी की सूरत के अंदर किसी हद तक, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड। आर्सेनिक मौजूद था जो आमतौर पर एज गैंग इम्प्यूरिटी होता है तो उसका भी ऑक्साइड बन जाता है। स्टिल्बियम अगर था तो उसका भी ऑक्साइड बन जाता है। फॉर्चुनेटली ये सब के सब वॉलेटाइल है ना। या तो गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड और स्टिल्बियम ऑक्साइड बना है ये हमारे पास वॉलेटाइल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी बासानी लिक्विड्स भी होंगे तो बासानी ऑक्साइड हो जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल जो हमारी मेन कॉपर पायराइड ओर थी उसके भी तो ऑक्साइड्स बनेंगे। ये तो इम्प्यूरिटी की बात कर रही थी, अब उसके भी ऑक्साइड बनेंगे। अब उसमें क्या होता है? उसमें कॉपर भी है, आयरन भी है, सल्फ़र भी है। तो कॉपर का भी कुछ ऑक्साइड बनेगा, आयरन का भी कुछ ऑक्साइड बनेगा, और सल्फ़र का भी ऑक्साइड बनेगा। किसका ज़्यादा बनेगा, किसका कम बनेगा, ये हर एक की टेंडेंसी है। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड मेजर बनेगा। सवाल पैदा होता है क्यों भाई सल्फ़र डाइऑक्साइड मेजर क्यों बनेगा? तो बच्चों देखो, ध्यान में रखो, ये जो गैसेस होती हैं ना, इनका एस्केप करना आसान होता है। गैसेस का एस्केप करना आसान होता है, लिहाजा इनका रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी। साथ ही साथ किसी हद तक हमारे पास कॉपर ऑक्साइड भी बना होगा, आयरन ऑक्साइड भी बना होगा, क्योंकि वो फ्यू परसेंटेजेस हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। देखो, कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिवनेस नहीं होती है, किसी ना किसी हद तक कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती ही है। जो मेजर होती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या हुआ? अब हम करते हैं इसको स्मेल्टिंग का प्रोसेस, है ना। हम ज़रा उसको हीट करते हैं। अब इस हीट करते हैं तो इसके नतीजे में होता क्या है? होता ये है कि इसमें जो आयरन सल्फाइड था वो मज़ीद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ये बात समझ, वही जो मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ हद तक हमारे पास यहाँ पे भी आयरन ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड भी बना होगा, लेकिन क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन आसान है बनिस्बत कॉपर के, है ना। आयरन पे आसानी से जंग आ जाता है, कॉपर पे देर से आता है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन आसान है। जो काम आसान होता है वो जल्दी हो जाता है ना। जो काम आसान हो जाता है वो जल्दी हो जाता है। मिसाल के तौर पे तुम पानी लो और शहद लो, दोनों को अगर तुम एक ही ताकत से फर्श पे फेंको तो पानी तेज़ी से आगे की तरफ चला जाएगा, शहद नहीं जाएगा, हालांकि दोनों लिक्विड है।
लेकिन क्योंकि दोनों की फ्लोट करने की सलाहियत में फ़र्क था, तो चीज़ ज़्यादा थी, वो तेज़ी से चली गई। यही यहाँ पे भी हुआ, आयरन का भी ऑक्साइड बना, कॉपर का भी ऑक्साइड बना। किसका ज़्यादा बना, जल्दी बना? दायरे आयरन का ज़्यादा जल्दी बना, आयरन का ऑक्साइड बन गया। अब ये आयरन ऑक्साइड बेसिकली क्या है? गैंग है ये, है ना, ये क्या है? गैंग है। अब इस गैंग को फ्लक्स से मिलाएंगे। फ्लक्स कौन था? सिलिका। मिला क्या? फेरस सिलिकेट बन गया। अच्छा, आपको याद होगा हमने सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश के रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट विद सिलिका पढ़ा था, और उससे वाटर गिलास सोडियम सिलिकेट बनाया था, और बताया था कि ये जो मेटल के सिलिकेट्स होते हैं ना, ये ग्लास होता है या ग्लासी सब्सटेंस होता है ना। ये क्या होते हैं? ग्लासी सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो आयरन सिलिकेट बना, FeSiO3 बना, ये ग्लासी सब्सटेंस सकता है, ये स्लैग कहलाता है, और ये उसके सर्फेस के ऊपर अपर आ रहा होता है, और उससे हम इसमें से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके नतीजे में क्या हुआ? फेरस सिलिकेट फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, फेरस ऑक्साइड सिलिका से मिलके फेरस सिलिकेट में कन्वर्ट हुआ, वो फेरस सिलिकेट फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से मिलके फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, फेरस ऑक्साइड से फेरस सिलिकेट बना। फेरस सिलिकेट की डेंसिटी कम थी, ये ऊपर तैर रहा था, इसे हमने बाहर निकाल दिया। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिकदार में अब भी आयरन सल्फाइड बच गया होगा और कॉपर सल्फाइड बच गया होगा। ये मोल्टन सरफेस कहलाती है मैटे, है ना। अब इस ये वही कॉपर सल्फाइड, मेटल सल्फाइड को मैटे कहते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? वो जो स्लैग के नीचे वाला हिस्सा है, मोल्टन पार्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड्स, इसे हम क्या कहते हैं? मैटे कहते हैं। अच्छा, अब जाता है इंतहाई अहम हिस्सा बेसिमराइजेशन के ऊपर, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है ये। बेसिमराइजेशन क्या है? बेसिमर कन्वर्टर क्या है? ज़रा एक शक्ल दिखा दूँ मैं इसकी। ये इस तरह का एक ओपन ट्यूब है, इसमें यहाँ पे एक बड़ा सा पाइप होता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत से गर्म हवा पास की जाती है, जो इसके अंदर आती है। अब मोल्टन मैटे इसके अंदर मौजूद है, किसी हद तक इसके अंदर सिलिका भी हमने ऐड कर देते हैं। तो इससे होता क्या है? जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो सिलिका से मिलके मेटल सिलिकेट बना लेते हैं। मेटल सिलिकेट अगेन यहाँ पे स्लैग की सूरत में ऊपर की तरफ आएगा, या कुछ गैसेस वगैरह होंगी तो यहाँ से बाहर निकलेंगे। मेटल सिलिकेट यहाँ पे आएगा, वो ऊपर की तरफ होगा, हम इसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, प्रोसेस क्या हो रहा है ज़रा देखो। हो रहा क्या है कि थोड़ा बहुत जो फेरस सिलिकेट फेरस सल्फाइड बच गया था, ऑक्सीजन से मिलकर फेरस ऑक्साइड बना, फिर ऑक्साइड ने सिलिका से मिलकर फेरस सिलिकेट बनाया। मीनवाइल कुछ ना कुछ कॉपर सल्फाइड भी ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कितना हुआ ज़रा इससे वो समझो। मानो हमारे पास जितना भी कॉपर सल्फाइड था या कॉपर मैटे था, वो कॉपर मैटे 2/3 कॉपर मैटे कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड, है ना। जितना भी था, मिसाल के तौर पे मान लो हमारे पास 9 किलोग्राम कॉपर सल्फाइड था, इस पर से 6 किलोग्राम कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। बचा कितना? कॉपर सल्फाइड कितना बच गया? मजीद 1/3 बच गया, है ना। 2/3 तो चला गया, 1/3 बच गया। अब ये 1/3 क्या होता है? ये 1/3 कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है? सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगेन सल्फर का ऑक्साइड में कन्वर्ट होना इंतहाई आसान काम है, जिसके नतीजे में ये जो कॉपर सल्फाइड है और कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कॉपर मेटल को हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। क्यों भाई ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं? असल में ये इम्प्योर कॉपर की फॉर्म है। ये जो कॉपर हमारे पास आया है यहाँ पे, ये जो कॉपर हमें मिला है, ये इम्प्योर है। अब ये जो मोल्टन कॉपर हमें मिलता है, इसकी सरफेस से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो ट्रैप होती है, जो अंदर डिजॉल्व होती है, वो निकल के भाग रही होती है। जब गैस कभी भी निकल के जाती है तो देखो पानी जब उबल रहा होता है तो बुलबुले बन रहे होते हैं। क्यों बुलबुले बन रहे होते हैं? वो उस पर जो बबल्स बनते हैं उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस या डिफरेंट गैसेस ट्रैप होती है वो निकल के जाती हैं। जब उसकी सरफेस को फाड़ती हुई जाती है तो वो उसकी सरफेस को अनइवन कर देती है। इस अनइवन सरफेस वाले कॉपर को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस अनइवन सरफेस जो कॉपर है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ये हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर, ये इम्प्योर्ड फॉर्म ऑफ द कॉपर है ना। ये हमारे पास इम्प्योर्ड फॉर्म ऑफ द कॉपर है, जिसे ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। क्यों इसमें ब्लिस्टर?
इसमें आबले, ब्लिस्टर आबलों को कहते हैं ना, ब्लिस्टर आबले छाले से बने होते हैं। उसकी वजह क्या है, जो इसमें डिजॉल्व गैसेज होती हैं वो निकल के भागती हैं। अच्छा, यहाँ से एक रीज़न बोल आ जा सकता है कि ब्लिस्टर कॉपर को ब्लिस्टर क्यों कहा जाता है या ब्लिस्टर्स क्यों होती है उसकी सरफेस, तो हम बोलेंगे उसमें जो गैसेस ट्रैप होती हैं वो निकल के जा रही होती हैं, तो उसकी सरफेस को अनइवन कर देती है, ब्लिस्टर्स कर देती हैं। तो यहाँ से एक रीज़न पूछा जा सकता है, इस रीज़न का आंसर आप खुद लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ब्लिस्टर कॉपर आ गया, प्योर है ये ना जी, प्योर तो नहीं है, ये तो इम्प्योर्ड फॉर्म है। अब क्या करें, आप इसकी हम रिफाइनिंग करें। अच्छा भैया याद करो, मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, है ना। मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होगा। कौन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, यहाँ पे कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया था, और थोड़ी बहुत मिकदार में H2SO4 डाल देते हैं, क्यों, ताकि आयोनाइजेशन का अमल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आसानी से हो जाता है, तेज़ी से हो जाती है एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है। अब करते क्या है, एनोड कैथोड क्या लेते हैं हम, तो हम ब्लिस्टर कॉपर का एनोड बनाते हैं, है ना। ब्लिस्टर कॉपर का क्या कहते हैं, एनोड बनाते हैं, और प्योर कॉपर का कैथोड बनाते हैं। यानी एनोड भी और कैथोड भी दोनों कॉपर हैं, बस फर्क क्या है, ब्लिस्टर कॉपर एनोड है, प्योर कॉपर कैथोड है। अच्छा, अब इसके नतीजे में होता क्या है, साथ में हम क्या करते हैं, ये जो कैथोड कॉपर है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेफाइट कोट कर देते हैं। ग्रेफाइट बच्चों स्लिपरी सा होता है, हमने इसका एक रीजन भी पढ़ा था, ग्रेफाइट स्लिपरी सा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब कॉपर आयन कैथोड के ऊपर जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं। अब उस डिपॉजिट कैथोड पे से कॉपर को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि वो मुश्किल ना हो, आसान हो जाए, हम ग्रेफाइट कोट करें ताकि उसके ऊपर से बाहर निकालना, डिपॉजिट कॉपर को रिमूव करना आसान हो जाए। अच्छा जी, अब क्या करें, इसमें से करंट पास करें। कितना करंट पास करें, 1.3 वोल्ट के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है ना। अब इसके नतीजे में क्या होता है, होता ये है कि कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है, वो सोल्यूशन में डुबकी मारता है, और सोल्यूशन का कॉपर आयन कैथोड के पास जाता है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कॉपर आयन सोल्यूशन का कॉपर कैथोड के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। मीनवाइल जो इम्प्योरिटी होती है एनोड यानी ब्लिस्टर कॉपर के पास, वो उसके नीचे बैठना शुरू हो जाती है, जैसे एनोड मड या स्लज कहा जाता है। देखें हुआ क्या, कॉपर आयन सोल्यूशन का इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता है, ये काम कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ब्लिस्टर कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये है ब्लिस्टर कॉपर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता झड़ता जाएगा, यानी ये हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता थिन होता जाएगा, ये थिक होता जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठती जाएगी, यानी वही जैसे हम कह रहे हैं एनोड मड या स्लज। ये हमारे पास बच्चों इसका कुछ अमल था, जिस तरह हमारे पास ये काम हो रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।